हाँ तो नमस्ते बच्चों। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10th मैथ्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह जो पक्के एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सभी छात्र इन्हें ध्यान से पढ़ें, सुने और नोट करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। 1771 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपको ध्यान रखना है 7 गुणित 11 गुणित 23 होते हैं। इस प्रकार से अन्य संख्याओं के भी अभाज्य गुणनखंड को आपको ज्ञात करना आना चाहिए, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है उसके क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है। एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। जिस प्रकार से 4 और 15 आ गया, तो 4 और 15 का एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो 4 और 15 के एचसीएफ में आपको इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 4 के होंगे 2 इंटू 2, इसी प्रकार से 15 के होंगे इसमें 3 इंटू 5। तो इन दोनों में किसी प्रकार का कोई गुणनखंड जो है एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इन 4 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। तो इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें परिमेय संख्या के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। √2, √3, पाई माइनस √2/√3, इस प्रकार से रूट वाली संख्याएं पाई और जिसके अंदर पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको शो कर रखा है 0.101101101110, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखें बच्चों। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। और रेखिक बहुपद किस प्रकार के होते हैं इसको भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि 2x - 3, x - 1/2। तो इस प्रकार से इसमें एक घात होती है, उनको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद x + b का शून्यंक जो होता है वो ध्यान रखें -b/a, अर्थात यहाँ पर अचर पद अपॉन x का गुणांक। इस प्रकार से हम रेखीय बहुपद के शून्यंक को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका x + b। x अक्ष को बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करता है, तो x अक्ष को बिंदु आपको ध्यान रखना बच्चों -b/a पर प्रतिच्छेद करता है। -b/a, 0 पर प्रतिच्छेद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ax वर्ग + bx + c के ग्राफ, अर्थात इसमें इनके वक्रों को, इनके यदि हम ग्राफ खींचे, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है इनके ग्राफ, लेकिन फिर भी इनके वक्रों को क्या बोलते हैं, ग्राफों को क्या बोलते हैं, तो परवलय कहते हैं। ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद ax वर्ग + bx + c में abc वास्तविक संख्याएं हैं और जहां a का मान शून्य नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि a का मान बच्चों यहाँ शून्य होगा तो bx + c हो जाएगा, जो कि एक रेखीय बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर a का मान शून्य नहीं होता है द्विघात बहुपद के लिए। रेखाएं एवं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण को अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स है ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इनके चित्र भी आपको यहाँ पर साइड में मैंने बना रखे हैं बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इन चित्रों को ध्यान से आप देख लीजिए कि रेखाएं यदि प्रतिच्छेद होगी तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। संपाती है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। संपाती का चित्र यहाँ पर बना रखा है एक के ऊपर एक। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 परंतु बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखाएं समांतर होगी। समांतर की भी यहाँ पर मैंने आपको फिगर बना रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, इसमें प्रश्न नंबर 13, रेखिक समीकरण को हल करने की विधियां। ये भी ध्यान रखें यहाँ पर। तो एक ग्राफी विधि होती है और एक बीजगणितीय विधि होती है, और बीजगणितीय विधि में भी 3 विधियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों, जिसमें प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है और व्रजगुणन विधि होती है। तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि तो आपने कर रखी है, आपके कोर्स में है ही सही। इसके बाद है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये बच्चों कई बार पूछा गया है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है x वर्ग + bx + c = 0, जहाँ a = 0 नहीं होता है। इस प्रकार से द्विघाती सूत्र, ये पिछली बार आया था आपका, सिद्धाचार्य ने दिया था, x = -b ± √b वर्ग - 40/2a होता है। इसके बाद आता है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है यानी। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बच्चों आप लोग इस किताब में आपके हैं, तो वो आप कर लीजिएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है।
6x वर्ग ऋण x ऋण 2 के मूल हैं तो 2/3 है माइनस 1/2। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप वहाँ पर एग्जाम में आने के लिए कर सकते हैं, आपके बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हैं तो दोनों मूल क्या होंगे, ये नोट कर लीजिए आप, दोनों मूल -b/2a होंगे जब b वर्ग माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। b वर्ग माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं बच्चों, विविक्त कर, इसको d से निरूपित करते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। इसके बाद आता है आपका समांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या का एक पद, प्रत्येक संख्या जो होती है वो एक पद कहलाती है, उस संख्या को हम पद कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। समांतर श्रेणी के अंदर जो सार्वंतर होता है बच्चों वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखें, a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस प्रकार से व्यापक रूप को इस प्रकार से हम लिखते हैं। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं और जिसमें अंतिम पद नहीं होता है उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका बच्चों, जैसे कि कई बार क्या होता है समांतर श्रेणी के फॉर्म में दे देते हैं बता और पूछा जाता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है √3, √6, √9, √12 समांतर श्रेणी नहीं है। दिखने में तो लगता है अपने को लेकिन समांतर श्रेणी है, इसको सोल्व करेंगे तो समांतर श्रेणी नहीं आएगी। जबकि √2, √8, √18, √32 इस प्रकार से समांतर श्रेणी होगी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आया था आपके एग्जाम में, आता रहता है आपका सही जोड़े वगैरह में। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में an को क्या बोलते हैं बच्चों, व्यापक पद कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, या इसे अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद आता है AP 10, 7, 4 इस प्रकार के क्वेश्चंस, -62 के अंतिम पद से 11वां पद आपको निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, अंतिम पद से 11वां पद हम किस प्रकार से निकालें। तो आप लोग इस जो श्रेणी आपको दे रखी है इस श्रेणी को आप उल्टा कर लीजिए, -62 को आगे लिख लीजिए, डेश करके 10 और 7 और 4 इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। उल्टा करके यदि आप लिखेंगे तो इसमें प्रथम पद जो आएगा आपका -62 आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर 11वां 11वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है n पदों का योग का सूत्र, बच्चों आप सभी को ध्यान होगा और इसको नोट कर लीजिए। Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है, l अंतिम पद है यहाँ पर, और Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करें। क्या है, अंतिम जो है n पूर्णांकों का योग का जो सूत्र है वो n धन पूर्णांकों का, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश, यदि n पद है मतलब n पूर्णांक है तो उनके पदों का योग होता है Sn बराबर n इंटू ब्रैकेट में n+1/2 होता है। जब आप ध्यान रखें बच्चों, नोट कर लीजिए। ABC AP में है तो B बराबर a+c/2 होता है, B को यहाँ पर समांतर माध्य कहते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, दो आकृतियां समरूप है तो आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम होगी, लेकिन परंतु प्रत्येक सर्वांगसम जो आकृति होती है वो समरूप होती है। यहाँ पर चित्र बना करके भी मैंने आपको समझा रखा है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये भी आप बच्चों नोट कर लीजिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से यह समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये जो तीसरी रेखा की क्या होती है, समांतर होती है, यह बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इसमें किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, y अक्ष से दूरी जो होती है को भुज कहते हैं और x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें जिस प्रकार से यहाँ पर हमने नोट करवा रखा है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ देख लीजिए। x को हम भुज कहेंगे और y को हम यहाँ का क्या कहेंगे बच्चों, कोटि कहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद अगला है यहाँ पर, x अक्ष पर बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो भी आपको नोट कर लेना है। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे x0 और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे 0y। बिंदु 4, 5 की x अक्ष से दूरी 5 है और y अक्ष से दूरी बच्चों क्या है,
4 है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। बिंदु 4, 5 की एक्स एक्सिस से दूरी 5 होती है और वाई एक्सिस से दूरी होती है 4। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं बिंदु को देख करके। इसके बाद है बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। दूरी है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विभाजन सूत्र सब बच्चों को याद होगा, विभाजन सूत्र आप याद कर लें। रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ये भी आप ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिंदु ए 6 और 8 2 बी के निर्देशांक के, सी के दे रखे हैं, डी के दे रखे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में है। तो पी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो पी का मान यहाँ पर 7 होगा। इसको आप आराम से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसमें आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है इस प्रकार से, जिसमें ए बी सी डी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो बिंदु आएगा, इस एसी विकर्ण का जो बिंदु होगा या मध्य बिंदु, वह बीडी विकर्ण का भी मध्य बिंदु वही होगा। तो इन दोनों को जब हम तुलनात्मक रूप से करेंगे तो उसमें पी का मान जो हो वो 7 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित विकोणों का गुणनफल होता है। त्रिकोणमिति के अतिरिक्त जो है गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ये किसने कहा था बच्चों, ध्यान रखें, नोट कर लें इसको। ये आपको जेल हर्बर्ट ने कहा था, JF हर्बर्ट ने कहा था, सॉरी, 1890 में। ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ 3 भुजा का मापन होता है, ये ध्यान रखें। यह त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन इसके अंदर करा जाता है। इसके बाद है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य जो है अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसको भी आप लोग त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आप बच्चों नोट कर लें। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज के कोण एवं उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखें, जा जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उपयोग जो है, प्रयोग जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। जैसे कि इस प्रकार के त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछे गए, आते भी हैं, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लें। जिसमें tan a का मान 4/3 दे रखा है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। आपको ध्यान रखना है 0 से 90 डिग्री तक साइन का जो मान होता है वो हमेशा बढ़ता है, मतलब 0 से 1 तक रहता है, हमेशा बढ़ता है इसका मान। और कोस का जो मान होता है वो घटता है, ये आप ध्यान रखें, 0 से 90 डिग्री के बीच। मतलब कोस का मान जो है वो 1 से 0 होता है, जबकि साइन का जो मान होता है वो 0 से 1 होता है, 0 से 90 के बीच। इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं सब बच्चों को पता है, तो आप लोग नोट कर लें, इनको याद कर लें। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, 1 धन टेन वर्ग थीटा बराबर कॉस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा होता है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा, 9 होगा। साइन ए जो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, साइन ए और कोस ए का जो मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, नोट कर लें आप लोग, जबकि सेक और कोसेक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और बच्चे डायरेक्ट इनका आंसर लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 45 डिग्री के कोण पर 100 मीटर की दूरी से यदि किसी मीनार के शिखर को देखा जाता है तो मीनार की ऊंचाई भी 100 मीटर ही होगी। मतलब 45 डिग्री के कोण से यदि हम किसी भी मीनार को देखते हैं, किसी भी टावर को देखते हैं, किसी भी भवन को देखते हैं, तो जितनी दूरी पर हम खड़े रहते हैं उतनी ही उसकी मीनार की ऊंचाई होती है। इसका उल्टा भी सत्य है कि जितनी मीनार की ऊंचाई होती है उतनी ही दूरी से यदि हम उसको देखेंगे तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अनुमेय कोण की परिभाषाएं बच्चों याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। इसको भी आप नोट कर लें। स्पर्श रेखा वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं और एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है या अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, ध्यान रखें। त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको जो है एक वृत्त के अंदर डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59।
थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बच्चों याद रखें इस क्षेत्रफल को कई बार किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, चेंज करके पूछा जा सकता है, रूप बदला जा सकता है। और थीटा कोण त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का क्षेत्र का सूत्र भी थीटा बटे 360 2πr होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πrl होता है बच्चों। और तिर्यक लंबाई का सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लें इसको, L = √r² + s²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। ये बच्चों आप लोग नोट कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह के बारे में पिछली बार पूछा गया था। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया हो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह 15 होगा। इसके बीच वाली जो संख्या होगी वो का वर्ग चिन्ह होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है माध्य ज्ञात करने का सूत्र, बच्चों याद कर लें, नोट कर लें और उनको अच्छे से याद कर लें। कल्पित माध्य विधि का सूत्र है और पग विश्लेषण विधि का सूत्र है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं सबको पता है। बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने यहाँ पर 2 1 3 1 4 1 5 6 एक साथ में बहुलक क्या होगा, तो बहुलक 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो सबसे अधिक बार आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।